ये साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा, भविष्यवेता। आज हम हमारे एक शिष्य आए हैं, विजय शंकर भारद्वाज। ये इच्छुक हैं कि मैं भी कुछ पंचांग को देखना सीखूं। पंचांग में ऐसे कौन से ग्रह कौन से स्थान में हों जिनसे क्या क्या बलाबल, क्या क्या प्रभाव, क्या क्या शुभाशुभ परिणाम इनको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में इनकी जिज्ञासा है और मैं इसी जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा करूंगा। और आपसे अनुरोध है कि अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। यस, बोलो रहा। प्रणाम आचार्य जी। आयुष्मान भव। देवी अन्नपूर्णा की जय हो। हाँ तो आचार्य जी, बोलो। मेरे मन में एक शंका है, वो लेकर आया हूँ मैं आपके पास। हाँ जी, हाँ कि जी। मैं आप ही की तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी पंचांग का आप थोड़ा बहुत ज्ञान प्रदान करें, जिससे मुझे अलग अलग राशियों पर अलग अलग ग्रहों का क्या स्थान, क्या भाव और क्या उनका प्रभाव और परिणाम होता है, ये मैं आपसे जानने की उत्सुकता लेकर आया हूँ आपके पास। बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है विजय शंकर भारद्वाज। और मैं विभिन्न मेरे वीडियोज के माध्यम से लोगों को बताता रहता हूँ और इसी क्रम में मैं चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से हमारे जो कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव होते हैं, कितनी राशियाँ हैं और इन राशियों के कौन कौन इनके स्वामी हैं, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे जी। और सबसे पहले बात आती है कि मान लो वर्तमान में माघ महीना और इसका शुक्ल पक्ष चल रहा है। यह अपना पंचांग है और पंचांग में माघ महीने का शुक्ल पक्ष आपको दिखा रहे हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आज 25 तारीख को, हम 25 जनवरी को देखें तो जो गोचर ग्रह की स्थिति है वो लग्न में, अर्थात 10वें लग्न में और 10वें राशि में सूर्य ग्रह है। इसी क्रम में द्वितीय भाव जो है वो धन भाव कहलाता है और शुक्रदेव और शनिदेव द्वितीय भाव मकर राशि में, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। इसी क्रम में जो हमारे गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, वे तीसरे स्थान जो पराक्रम का स्थान कहलाता है, इसमें गुरुदेव बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव जो कि देवताओं के गुरु कहलाते हैं और विद्या के प्रदायक कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने ये 3 घर जाने। अच्छा जी। देखिए, सबसे पहला घर कौन सा? लग्न भाव। लग्न भाव है। लग्न भाव में कोई सी भी राशि की गणना लिखी हुई हो वो लग्न भाव ही कहलाएगा। जैसे इसमें 10वें राशि का नंबर लिखा हुआ है, 10वीं राशि मकर होती है। अच्छा। और मकर राशि का ही लग्न भाव है। मकर राशि का स्वामी शनिदेव होता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इन दोनों राशियों के जो है प्रतिफल शनिदेव के अनुकूल चलते हैं। शनिदेव जिस प्रकार से चलाना चाहेंगे वैसे ही वो चलते हैं। द्वितीय भाव जो मैंने बताया अभी कि ये धन भाव कहलाता है। धन भाव ही। धन भाव, और इस धन भाव में वर्तमान में शुक्रदेव और शनिदेव बैठे हुए हैं। दोनों विराजमान हैं। और शुक्रदेव और शनिदेव की अटूट मित्रता होती है, इसलिए बहुत ही अच्छा समय, इस समय 11वें स्थान में जो शनिदेव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, जो अभी 17 जनवरी से ही कुंभ राशि में पदार्पण इन्होंने किया है। और अगला स्थान जो है गुरुदेव का मैंने बताया, मीन राशि, जो तृतीय भाव है वो पराक्रम का कहलाता है। यहाँ राशि कोई सी भी हो सकती है। हाँ। लेकिन तीसरा जो भाव है लग्न का
द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का। तो ये पराक्रम में तीसरे भाव में बैठ करके बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं। तो इसमें गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति विराजमान है मीन राशि में वर्तमान में, लेकिन जो जातक जिनका जन्म होता है उनके लग्न से हमें देखना पड़ता है। इसी क्रम में यदि हम चर्चा करें कि चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है, सप्तम है जी, तो इनके जो ये प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये चार भाव जो है वो केंद्रीय भाव कहलाते हैं। यानी ये केंद्र के जो चारों भाव है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां जी, यहाँ से गिनेंगे, लग्न से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी चौथा, सातवां, 8 9 और 10। यानी यदि हम मकर राशि को लग्न में लेकर के चल रहे हैं तो हमारी मेष राशि चतुर्थ स्थान में होगी और कर्क राशि सप्तम स्थान में होगी और तुला राशि 10वें स्थान में होगी। ये है केंद्र के ये भाव। केंद्र भाव है। और इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि त्रिकोण के भाव कौन से होते हैं। कई जातक और कई इच्छुक जो है पूछते रहते हैं कि त्रिकोण भाव से भी क्या फलाफल बनता है, क्या शुभाशुभ बनता है। तो त्रिकोण का भाव जो है और ये द्वादश और पंचम, अच्छा, द्वादश और पंचम भाव ये त्रिकोण भाव बनते। इसी क्रम में आगे हम चलेंगे सप्तम भाव पे अगर चर्चा करें, मुख्य चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत लंबा वीडियो अपना बन सकता है। इसलिए अपन जो मुख्य भाव है, जो शुभ फल देने वाले, केवल उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। यानी सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का, विवाह का, संतान का, संतान सुख का, संतान के आगे भविष्य कैसे देने वाला है, ये सब सप्तम भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव में मान लो यहाँ कर्क राशि का ये घर बैठे हुए हैं, कर्क राशि विराजमान है और चंद्रमा इस राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा के अनुकूल ये प्रभाव देने वाले हैं। अर्थात वाणी में संयम और शीतल मन, क्योंकि मन का कारक होता है चंद्रमा हमेशा अपने मन को जो है शीतल, मंद, सुगंधित रखता है। और इसी क्रम में हमें हमारे लाइफ पार्टनर की और हमारे बच्चों की जो है व्यवस्था इसी क्रम में होगी, वो हमें किस प्रकार से सुख प्रदान करेंगे ये देखा जाता है। इसके बाद में अपने षष्टम और अष्टम का अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़े से हल्के भाव कहलाते हैं। लेकिन जो नवम भाव हम देखेंगे वो नवम भाव कहलाता है भाग्येश का। 9वें भाव में यदि कोई भी मित्र ग्रह बैठे हों, शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए, मित्र ग्रह बैठे हों, तो उस व्यक्ति के, उस जातक के भाग्य को प्रबल बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आचार्य जी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि मित्र और शत्रु ग्रह कौन कौन से होते हैं? मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह ये बताएं आप। इनमें आपस में मित्रता जिन ग्रहों में होती है जी, वो कुछ क्रूर ग्रह कहलाते हैं और कुछ जो है सौम्य ग्रह कहलाते। शांत हो गए, वो शांत ग्रह हैं। शांत ग्रह हैं जो किसी को परेशान नहीं करते। ये जरूर है कि अगर एक सौम्य ग्रह हो और 2 या 3 ग्रह अन्य युति के आकर के युति कर लेने, उनसे उन्हीं ग्रहों में बैठ जाएं जहाँ वो सौम्य ग्रह बैठा है, मित्र ग्रह बैठा है, तो वो उसको परेशान करते हैं। जिस प्रकार एक सीधा साधा लड़का 4-5 अन्य बदमाश लड़कों के बीच में बैठा हो तो वो उसको परेशान ही करेंगे। ये स्थिति ग्रहों की चाल में भी बनती है। तो बात चल रही थी भाग्येश की। नवम स्थान भाग्येश है
अब बात ये भी आपने जो प्रश्न पूछा है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जो क्रूर ग्रह कौन कौन से, जैसे राहु, केतु, मंगल और शनि, ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर ये अपने मित्र ग्रह में हो, अगर ये अपने उच्च घर में हो, नीच में नहीं होने चाहिए, अपने उच्च घर में हो तो ये शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी तरह अगर हम चर्चा करें दशम भाव की, दशम भाव जो है वो व्यवसाय का, जॉब का, कार्य का, धंधे का, हर प्रकार के नौकरी आदि का भाव कहलाता है। और दशम भाव में यदि उच्च ग्रह हों, मित्र ग्रह हों और अपने उच्च स्थान में बैठे हों तो उस व्यक्ति को वो ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, यानी फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। ये स्थिति दशम भाव कहलाती है। अगली स्थिति की अपन चर्चा करेंगे जो एकादश भाव है। एकादश भाव जो है वो आय स्थान कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में जी अब कौन कौन से भाव, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन की अपन ने विशेष रूप से चर्चा की। नवम, दशम, एकादश, इनकी विशेष रूप से अपन चर्चा कर रहे हैं। सप्तम की हम चर्चा कर चुके। अर्थात जो एकादश भाव है वो भाव आय स्थान का कहलाता है कि इस व्यक्ति की आय का स्रोत क्या होगा, आय कितनी रहेगी, कैसे इसकी आय होगी और किस प्रकार से ये उसका प्रबंधन कर पाएगा। अच्छा। ये सब बातें इस आय स्थान से देखी जाती है। यदि आय स्थान में उच्च ग्रह हों और सौम्य ग्रह हों, मित्र ग्रह हों या किसी अपने मित्र ग्रह के घर में बैठे हों तो जो है आय के साधन बहुत ही उत्तम बनाते हैं। तो ये अपन जो ग्रहों का प्रभाव देख रहे हैं, हाँ, ये जन्म तिथि से देखा जाता है या नाम से देखा जाता है? ये जातक के जन्म से देखा जाता है। अच्छा। कौन से तारीख को उनका जन्म हुआ, कौन से समय पे जन्म हुआ और किस स्थान पे जन्म हुआ, ये तीन बातें यदि कोई भी व्यक्ति मुझे लिख करके भेजता है मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे फ़ोन नंबर पे, या मेरे से संपर्क करता है फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो मैं उनको सटीक गणना करके बता सकता हूँ। लेकिन वो समय, वो तिथि और वो स्थान जो है एक्यूरेट होने चाहिए, एक्यूरेट सही होने चाहिए। बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक जो ये अखबार में राशि आती है, हाँ, ये एक ही नाम के तो अनेकों होते हैं, करोड़ों लोगों की राशियां बनती है। हाँ। और वो उसी हिसाब से केवल वो गेस मात्र है, अंदाज मात्र है, वो तो किसी अंदाज एक पे लागू लगाते हैं, वो सभी पे लागू नहीं होती है। लेकिन वो भी चंद्रमा के बलाबल से देखी जाती है कि आज का चंद्रमा कैसा रहने वाला है और हम किस प्रकार से इन राशियों के बारे में इनका भविष्य बताएं। तो वो तो जो है सभी के लिए है और किसी के वो लागू हो सकती है, किसी के नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अब बात करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव, द्वादश भाव में यदि राहु या केतु दोनों जो है वैसे तो क्रूर ग्रह कहलाते हैं, लेकिन अगर ये राहु और केतु द्वादश भाव में दोनों में से कोई भी एक ग्रह हो तो ये विदेश यात्रा का योग बनाते हैं। जातक का पासपोर्ट बनना, उसके दिमाग में यही रहना कि मैं बाहर जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, वहां से कमा के लाऊंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा, इस प्रकार की मनोवृत्ति उस जातक के दिमाग में स्थिर हो जाती है। तो ये यदि द्वादश भाव में राहु या केतु में से कोई एक दोनों में से एक विराजमान तो राहु देव भी बड़े अच्छे देव हैं और केतु देव भी बड़े अच्छे देव। मैंने पूर्व मेरे वीडियोज में कहा था, राहु केतु भूम दशा धन धान्य हरे और प्राण गता, अर्थात राहु केतु भूम नाम मंगल का है जी। ये जो अगर चाहे तो व्यक्ति को फर्श से आस तक पहुंचा देते हैं, आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, और ये चाहे तो उसको नीचे भी ला सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं। यानी इनकी अनुकूलता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और
इनकी अनुकूलता बढ़ाने के लिए इनके विभिन्न बीज मंत्र हैं जो मैं तुम्हें मेरे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि कौन से ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए किस प्रकार के बीज मंत्र हैं। छोटे छोटे मंत्र हैं और हर व्यक्ति उनको बोल सकता है। 108 बार कम से कम बोलने से वो प्रभावी बनते हैं, लेकिन अपन क्या है कि करते नहीं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो ये आलस कर जाते हैं और वो आलस ही हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए अपने को इन 12 भावों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अपन चर्चा करेंगे बैठ करके, बोर्ड के माध्यम से, पेन के माध्यम से सब चर्चा करेंगे। अपने जातक जो YouTube चैनल देखने वाले हैं उन सबको भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा ग्रह देखा जाता है और कौन से ग्रह का काट क्या है, उसका तोड़ क्या है, उसका मंत्र क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।